गई। वीर ने जतिन मेहता की छोटी मोटी चालों पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाई। जतिन मेहता ने भी महसूस किया कि रिया की उसके प्रति नाराजगी गहरी थी, इसलिए उसने अनजान बनने का नाटक किया और अपने उत्साही और सज्जन व्यवहार को बनाए रखा। रिया वर्मा, तुम आखिर आ ही गई। प्लीज बैठो। प्राइवेट रूम में घुसते ही दर्जन भर क्लासमेट्स, लड़के और लड़कियां रिया वर्मा के स्वागत में खड़े हो गए। रिया वर्मा ने भी उसी तरह जवाब दिया। थोड़ी ही देर में हीना यदुवंशी भी प्राइवेट रूम में आ गई। मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, क्या हम पीना शुरू करें? जतिन मेहता ने भीड़ को संबोधित करते हुए अपनी आंखों में एक इशारा छिपाते हुए कहा। क्यों नहीं, सब दिलचस्पी से हंसे। देखते हैं कि हम तुम्हें नशे में धुत कर पाते हैं या नहीं। जतिन मेहता ने मन ही मन सोचा, उसका इरादा वीर इस कांटे को पहले नशे में धुत करके रास्ते से हटाने का था। एपिसोड 251। बेरोजगार जतिन मेहता ने शराब का ऑर्डर दिया और सबको एक मतलब भरी नज़र से देखा। सब समझ गए कि क्या करना है। मौजूद दर्जन भर क्लासमेट्स में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थीं। उनमें से ज़्यादातर को जतिन मेहता ने बुलाया था, जबकि कुछ को फ़ायदा मिलने की वजह से आए थे। जतिन मेहता ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की थी कि रिया वर्मा रियूनियन में शामिल हो। पुरुषों के लिए वाइट वाइन, महिलाओं के लिए रेड वाइन। क्लासमेट्स, मैं आप लोगों से किसी का परिचय कराना चाहती हूँ। हीना यदुवंशी ने शालीनता से शुरुआत की। उसने वीर की ओर इशारा किया। ये सज्जन वीर रिया वर्मा के बॉयफ्रेंड हैं। प्लीज़ शर्माइएगा मत, इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा और इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिएगा। वीर और रिया वर्मा के रिश्ते के बारे में पहले से ही एक गलतफहमी थी, इसलिए भाई बहन ने बिना किसी सफाई के इसे ऐसे ही चलने देने का फैसला किया। वीर भी देखना चाहता था कि ये बाहर से दोस्ती का दिखावा करने वाले और अंदर से दुष्ट लोग क्या करेंगे। क्लास की ब्यूटी, तुम ये क्या कह रही हो? ये तो बहुत ज़्यादा पोलाइट होना हुआ ना। रिया वर्मा का बॉयफ्रेंड हमारा भी दोस्त है, हम सब एक ही उम्र के हैं, इसलिए हम इस भाई का ख्याल जरूर रखेंगे। किसी ने तुरंत हामी भरी। हीना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस तरह सबके सामने किसी को कैसे उकसा सकती हो? रिया वर्मा ने मतलब भरे अंदाज में चेतावनी दी। यह उसके खिलाफ कहाँ है? पहली बार अनजान होते हैं, दूसरी बार में दोस्त बन जाएंगे, है ना? सब बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानना चाहते हैं। हीना यदुवंशी हंसी। बिल्कुल रिया वर्मा, तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम हमें जान पहचान का मौका भी नहीं दोगी। हम सब मर्द हैं, 2-4 ड्रिंक्स के बाद हम अपने आप घुल मिल जाएंगे। कई लोगों ने इस बात को और हवा दी। रिया वर्मा ने लाचारी महसूस की। वह जानती थी कि हीना यदुवंशी और दूसरे जानबूझकर उसके भाई को निशाना बना रहे थे, फिर भी वह इसे रोक नहीं पा रही थी, जिससे वह बेचैन हो गई। कोई बात नहीं। वीर ने अपनी बहन के हाथ पर हाथ फेरा, उसे धीरे से दिलासा दिया। रिया वर्मा ने अपने भाई के बेफिक्र अंदाज को देखा, तब जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। खाना तैयार होने में अभी कुछ समय है, क्यों ना हम पहले एक ड्रिंक ले लें? जतिन मेहता ने सुझाव दिया। बिल्कुल, जतिन साहब हमेशा हमें ट्रीट देते हैं, तो जाहिर है हमें ज़्यादा पीना और खाना चाहिए। ये बढ़िया शराब है, बस एक छोटा घूंट ही सैकड़ों का होगा। एक आदमी ने जतिन मेहता की बात से पूरी तरह सहमति जताई, उसकी बहुत तारीफ की। ये शानदार दावत जतिन मेहता ने दी थी, जो एक असली बॉस था, अमीर था और उन सब में सबसे सफल और होनहार था। उस आदमी ने जानबूझकर जतिन मेहता के दावत देने का जिक्र किया ताकि वीर को ये यकीन दिलाया जा सके कि खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जतिन मेहता के लिए ऐसी छोटी मोटी बातें कुछ भी नहीं हैं। यह इशारा करते हुए कि वीर को पैसों के बारे में चिंता करने या अगर वह योगदान नहीं दे पा रहा है तो शर्मिंदा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या जतिन साहब, हम सब क्लासमेट्स हैं, मुझे जतिन साहब मत कहो, बस मेरा नाम लो। जतिन मेहता ने मिलनसार तरीके से कहा। ये कैसे हो सकता है? आप हम सब में मशहूर जतिन साहब हैं, हम सब में सबसे बेहतर, एक महिला ने तुरंत कहा। हम सब आपको एक आदर्श के रूप में देखते हैं, आप सच में जतिन साहब कहलाने के हकदार हैं। जतिन मेहता ने इस उपाधि पर और कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सबको जतिन साहब कहते सुनकर उसे बहुत खुशी हुई, जिससे उसका अहंकार और गर्व चरम पर पहुंच गया। वह गर्मजोशी से हंसा। हमारी क्लास में अगर कोई सबसे अच्छा है तो वह मैं नहीं हूँ, वह खूबसूरत रिया है जो सिंघानिया ग्रुप के हेडक्वार्टर में पहुंच गई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की असिस्टेंट बन गई है। ये सच में बहुत होनहार बात है। व्हाट, सीरियसली? सिंघानिया ग्रुप, सबसे ऊंची शिक्षा के साथ भी बिना असली हुनर के वहां घुसना नामुमकिन है। हेडक्वार्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुना है जो लोग सिंघानिया ग्रुप के हेडक्वार्टर में जाते हैं वे सब टॉप के जिंग यींग एलीट होते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां। सभी जतिन मेहता की बातों से चौंक गए और रिया वर्मा के प्रति उनके हाव भाव बदल गए। वे सच में इस बारे में नहीं जानते थे, तो वे चौंकेंगे क्यों नहीं? केवल जतिन मेहता और हीना यदुवंशी को इस बारे में पता था। हीना यदुवंशी ने हैरान होने का नाटक किया और छेड़ते हुए कहा, रिया, तुम सच में सिंघानिया ग्रुप के हेडक्वार्टर में चली गई और सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की असिस्टेंट बन गई?
हाँ, यह सही है, रिया वर्मा ने पुष्टि की। तुम बहुत मतलबी हो, अपनी दोस्त को इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई। हीना यदुवंशी ने आगे नाराजगी जताते हुए आलोचना की। अगली बार तुम्हें हमें ट्रीट देनी होगी, कम से कम हमें एक शानदार दावत तो दो। बिल्कुल, तुम्हें हमें ट्रीट देनी होगी। दूसरों ने भी हामी भरी। भले ही वे रिया वर्मा के करीब नहीं थे, उनका रवैया बदल गया। वे रिया वर्मा के करीब आना चाहते थे। अगर वह एक शब्द कह दे तो इससे उन्हें बहुत फायदा होगा, यहाँ तक कि उन्हें एक बेहतर नौकरी खोजने में मदद मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिंघानिया ग्रुप के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की असिस्टेंट होना काफ़ी बड़ा ओहदा था। बिना असली प्रतिभा के एक अच्छी नौकरी खोजना मुश्किल है। आजकल सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है। अगर कोई आपकी देखभाल करने वाला हो तो बात अलग होती है, आप वास्तव में एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। इसलिए रिया वर्मा को देखकर वे शांत कैसे रह सकते थे? भले ही जतिन मेहता के पास लाखों की संपत्ति हो, अगर रिया वर्मा अपने करियर में कुछ और साल बिना किसी गलती के तरक्की करती रही तो जतिन मेहता की कोई तुलना नहीं होगी। मुझे लगा था कि उसने नकली ब्रांड पहने हैं, पर पता चला कि ये सब असली ब्रांड हैं। कुछ महिलाएं रिया वर्मा के सामने अब गर्व महसूस नहीं कर रही थीं, वे हीन महसूस कर रही थीं। भले ही रिया वर्मा ने कम क्वालिटी के कपड़े पहने होते, अब उनकी नज़रों में वे ब्रांडेड थे। उन्हें एहसास हुआ कि जो लोग सिंघानिया ग्रुप के हेडक्वार्टर में जाते हैं वे अतुलनीय होते हैं। ठीक है, अगली बार हम किसी ढाबे पर जाएंगे, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, रिया वर्मा ने हंसकर टाल दिया। हीना यदुवंशी को विश्वास नहीं हुआ। उसने खंडन करते हुए कहा, रिया, अब तुम बस विनम्र बन रही हो। तुमने जो पहना है वह लाखों का होगा, तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? बिल्कुल, कई लोगों ने सहमति जताई। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, रिया वर्मा ने ईमानदारी से कहा। इन शब्दों ने हीना यदुवंशी और अन्य महिलाओं को बेहद शर्मिंदा कर दिया। कोई कह रहा है कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उसने इतने महंगे कपड़े पहने हैं जो उनसे कहीं बेहतर हैं। भले ही वे पैसे होने का दावा करती थीं, रिया वर्मा की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। खुद की तुलना दूसरों से करना असहनीय है, हीना यदुवंशी और अन्य महिलाओं ने मन में कड़वाहट के साथ सोचा। अगर रिया वर्मा जानती कि उसके ईमानदार शब्दों ने हीना यदुवंशी और अन्य महिलाओं में हीनता की भावनाएं पैदा कर दी हैं, तो पता नहीं वो कैसा महसूस करती। जतिन मेहता ने बीच में कहा, तो वीर भाई, आप कहाँ काम करते हैं? इस सवाल ने सबका ध्यान खींचा। वाकई, रिया वर्मा का बॉयफ्रेंड होने के लिए निश्चित रूप से उसकी काबिलियत कम नहीं होगी। खासकर हीना यदुवंशी, जो रिया वर्मा के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी। कोई साधारण इंसान रिया वर्मा की नज़रों में नहीं आ सकता था। बेरोजगार, वीर ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। एपिसोड 252, पिला पिलाकर मार डालूंगा। बेरोजगार, ये कैसे हो सकता है? जतिन मेहता को यकीन नहीं हुआ। वह गर्मजोशी से हंसा और बोला, मैं देख रहा हूं कि वीर भाई खूबसूरत मिस वर्मा के साथ कार में आए हैं। अगर वह बेरोजगार हैं तो ऐसी कार कैसे खरीद सकते हैं? वीर को संबोधित करने का उसका तरीका बहुत दोस्ताना था और वह रिया वर्मा को खूबसूरत मिस वर्मा कहता रहा। वीर को इस तरह के संबोधन से कोई फर्क नहीं पड़ा, और भले ही रिया वर्मा थोड़ी नाखुश थी, उसने ये जाहिर नहीं किया। वीर इस उबाऊ महफिल में सिर्फ अपनी बहन के साथ आया था और उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। जब तक उसकी बहन ठीक थी वही काफ़ी था। केवल जतिन मेहता और हीना यदुवंशी को उस लग्जरी कार के बारे में पता था, दूसरों को नहीं पता था और उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी। उनकी सोच में, अगर वीर कार चलाता भी है तो इसका क्या मतलब है? आप कुछ दसियों हजार रुपये में एक कार ले सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि कार की कीमत जतिन मेहता की कुल संपत्ति के बराबर है तो वे हैरान रह जाते। कार किसी और की है, वीर ने सच कहा। हीना यदुवंशी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वीर सच बोल रहा है, इसलिए उसने रिया वर्मा की ओर देखा और कहा, क्या कार सच में किसी और की है? ये किसी और की है, रिया वर्मा ने तेजी से जवाब दिया। ये तो सीधी बात है, किसी और की कार चलाना और उसे छिपाना नहीं, और इतनी साफगोई से ये कहना। अगर मुझसे पूछो तो वह निश्चित रूप से उधार की ताकत से हवा में उड़ रहा है, दूसरे की कार से दिखावा कर रहा है। जैसा मैंने अनुमान लगाया था, वह एक ड्राइवर से ज़्यादा कुछ नहीं है, अमीरों का नौकर। जतिन मेहता ने मन ही मन सोचा, वीर के बारे में अपनी राय बना ली। इस धारणा के साथ वीर के प्रति उसकी अवमानना स्पष्ट थी, बस एक ड्राइवर नौकर, सम्मान के लायक कुछ भी नहीं। हीना यदुवंशी को अनिश्चितता महसूस हुई, ये ठीक नहीं लग रहा। अगर कार सच में वीर की नहीं है तो रिया वर्मा कम से कम अपने बॉयफ्रेंड का बचाव क्यों नहीं करेगी? वह अपने बॉयफ्रेंड की प्रतिष्ठा की परवाह क्यों नहीं करेगी और बस सच क्यों बोल देगी? हम मुद्दे से भटक रहे हैं, क्या हमें पीना नहीं था? जतिन मेहता ने पहले वीर को नशे में धुत करने का फैसला किया। ड्रिंक्स डालने के बाद जतिन मेहता ने दोस्ताना अंदाज में कहा, चलो हम सब अपने क्लासमेट्स की दोस्ती के लिए एक टोस्ट करते हैं। क्यों नहीं? सबने अपने गिलास उठाए और एक साथ पिया। पुरुषों ने वाइट वाइन पी, महिलाओं ने रेड वाइन की चुस्की ली।
भाई, मैं तुम्हारे नाम पर पीता हूँ। एक मोटे आदमी ने वीर की ओर अपना गिलास उठाया। वीर ने वहां मौजूद 6-7 लड़कों पर नजर डाली। उनका इरादा स्पष्ट था, वे बारी बारी से उसे टोस्ट करने की योजना बना रहे थे। उस गिलास को देखकर जिसमें एक टईयल शराब आ सकती थी, उसने चुपचाप सोचा, कुछ बेवकूफ़ लड़के मुझे नशे में धुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे डर है कि वे इसके काबिल नहीं हैं। मैं तो वोडका को पानी की तरह पीता हूँ, ये थोड़ी सी शराब मुझ पर असर नहीं करेगी। वॉट भाई, मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? मोटे आदमी ने वीर को सोचते हुए देखा और हंसा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लगता है तुम लोग मुझे नशे में धुत करने की योजना बना रहे हो। क्यों न हम सीधे मुद्दे पर आएं और बड़े गिलासों में पिएं। मैं एक गिलास पीऊंगा और तुम सब एक एक गिलास पियोगे। हम एक एक करके पीने की चुनौती में उतर सकते हैं। कैसा रहेगा? वीर ने चुपचाप चुनौती दी। विरोधी ने परेशानी मोल ली थी, इसलिए वीर ने स्वाभाविक रूप से जवाबी हमला किया और उन्हें एक एक करके ठीक करेगा, जिससे वे हार मान लेंगे। भाई, सीधी बात। मोटे आदमी ने बुरी नीयत से मुस्कुराते हुए मन में सोचा, धत तेरे की, तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सब जानते हैं कि मैं सबसे अच्छा पीने वाला हूँ। मेरे सामने अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें पिला पिलाकर मार डालूंगा। 2 बड़े गिलास रखे गए, एक पूरी बोतल 2 गिलासों में डाली गई। चिंता के साथ रिया वर्मा ने वीर को चुटकी काटी और फुसफुसाई, पीना बंद करो। मैं बस कह दूंगी कि तुम बच्चा पैदा करने की तैयारी कर रहे हो। इन लोगों में इतनी इंसानियत तो होगी कि वे तुम्हें पीने के लिए मजबूर न करें। देखो तुम्हारा भाई इन बेईमान लोगों से कैसे निपटता है। चिंता मत करो, वीर ने लापरवाही से आश्वस्त किया। दूसरे उनकी बातचीत नहीं सुन सकते थे, लेकिन हीना यदुवंशी, जो रिया वर्मा के करीब थी, ने उसके शब्द सुने और मन में सोचा, बच्चा पैदा करने की तैयारी। कौन जाने ये बहाना है या वे सच में बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं। चलो शुरू करें। मोटे आदमी ने उकसाते हुए हंसकर गिलास की ओर इशारा किया। वीर ने लापरवाही से एक गिलास उठाया और मोटे आदमी के गिलास से टकराया। वीर ने उसे पानी की तरह पी लिया। 2 घूंट में आधा जन शराब अंदर चली गई। मोटे आदमी ने हिम्मत जुटाई और एक गिलास खत्म कर दिया। तुरंत ही दूसरा गिलास भी वीर ने तेजी से पी लिया। मोटा आदमी अपनी सीमा पर पहुंच गया था, अपनी इज्जत नहीं छोड़ सकता था और उसे जबरदस्ती पीना पड़ा। तीसरे गिलास के बाद वीर बेअसर लग रहा था, जबकि मोटे आदमी का चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। आधे मिनट से भी कम समय में पौन लीटर शराब पी ली गई। मोटे आदमी की मजबूत पीने की क्षमता वीर से मेल नहीं खा सकी। ये शर्मनाक रूप से कमजोर थी। आमतौर पर 2 पाउंड बिना किसी समस्या के पी सकता था, अब वह बड़ी मुसीबत में था। लड़खड़ा रहा था और चक्कर आ रहे थे, स्थिर होकर बैठ नहीं पा रहा था। तुम ठीक हो? पास में किसी ने चिंता दिखाई और पूछा। मोटे आदमी ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से अपनी जीभ काटी। मैं ठीक हूँ। क्या तुम अभी भी पी सकते हो? वीर ने उकसाते हुए गिलास की ओर इशारा किया, पिछली चुनौती का इशारा लौटाते हुए। आर यू किडिंग मी? मैं नहीं पी सकता, बिल्कुल नहीं, मोटे आदमी ने जवाब दिया। चौथे गिलास के टकराने के बाद वीर ने उसे एक ही घूंट में पी लिया। मोटे आदमी की नज़रें धुंधला गईं, लेकिन इस स्तर पर वह केवल जबरदस्ती पी सकता था। भले ही वह सहन न कर पाए, वह वीर को खुद को नीचा नहीं देखने दे सकता था। इसके अलावा अगर वह गिर गया तो जतिन मेहता और दूसरे निश्चित रूप से उसे नीची नज़र से देखेंगे। मोटे आदमी का मानना था कि वीर अपनी सीमा के करीब होगा, इसलिए वह निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में लड़खड़ा नहीं सकता था। वह केवल सोच सकता था। उसने अपने सामने 2 या शायद 3 वीर देखे, वीर को स्पष्ट रूप से देखने में असफल रहा। मोटे आदमी ने आधा कप पिया। शराब उसके पेट में ऊंट की कमर तोड़ने वाले आखिरी तिनके की तरह गिरी और जैसे ही उसका हाथ ढीला पड़ा, कप मेज पर गिर गया। उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया, आंखें धुंधला गईं, एक ऐसे आदमी की तरह बंद हो गई जो हद से ज्यादा थक गया हो और अचानक सारी शक्ति खो बैठा हो। अरे अरे अरे, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? इतनी जल्दी नशे में? मोटे आदमी के बगल में बैठा एक बेखबर लड़का चौंक गया। उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं दे सका। मोटा आदमी नम मिट्टी की तरह फर्श पर गिर गया। उसका सिर एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन से टकराया। मोटे आदमी को सहारा देने की कोशिश करने वाले लड़के ने केवल उसकी बांह पकड़ी, उसे ऊपर उठाने की ताकत उसमें नहीं थी। ये भीड़ ने इस दृश्य को देखा, मोटे आदमी की हालत पर नजर डाली और फिर वीर पर। वे कितने उत्सुक थे। उनका सबसे अच्छा पीने वाला इतनी जल्दी गिर गया था। हीना यदुवंशी ने जोर से पलकें झपकाईं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वीर सच में ठीक है। वाकई वीर ने एक बार भी हांफा नहीं था। उसका चेहरा लाल नहीं था, जैसे कि शराब उसके पेट में नहीं बल्कि एक टॉयलेट में फेंक दी गई हो। वीर में नशे का कोई संकेत नहीं था। शर्मनाक। जतिन मेहता और कई लोगों ने अपने चेहरे शर्म से जलते हुए महसूस किए। एपिसोड 253। घटिया चाल। पेट वाले आदमी को 2 दोस्तों ने उठाकर प्राइवेट रूम में सोफे पर लिटा दिया। खर्राटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
अभी भी पीना चाहते हो? वीर ने वहां मौजूद पुरुषों को देखते हुए उकसाने वाली मुस्कान के साथ पूछा। धत तेरे की, चलो इसे निपटाते हैं। पियो, क्यों न पिए? अकेले हम सबसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है, यह मौत को दावत दे रहा है। लड़कों ने एक दूसरे को देखा, एक खामोश समझ का आदान प्रदान किया। ये खुला उकसावा अस्वीकार्य था, बेशक उन्हें स्वीकार करना था। इसके अलावा उन्हें जतिन मेहता से पहले ही एक संकेत मिल चुका था, न पीने का कोई कारण नहीं था। भाई, तुम्हारी क्षमता तो काफी है न? मुझे लगता है कि तुम लगभग अपनी सीमा पर हो। आधा किलो और पियो और तुम भी उसी की तरह यहाँ लेटे होगे। चश्मे वाले एक आदमी ने हंसते हुए पेट वाले आदमी पर नजर डाली, जैसे वीर को उसके अंजाम की चेतावनी दे रहा हो। ऐसा है क्या? वीर ने मुस्कुराकर इसे खारिज कर दिया। फिर उन्होंने गिलास टकराए और चश्मे वाला आदमी पेट वाले आदमी के साथ शामिल हो गया। दोनों साथ में लेट गए। तीसरा लड़का आया, लेकिन 2 गिलास के बाद उसे चक्कर आ रहे थे। उसने शिकायत की, मैं नहीं पी सकता, मेरा हो गया, मुझे थोड़ी देर लेटना है। दूसरी ओर वीर ठीक लग रहा था, जिससे वहां मौजूद हर कोई हैरान था। धत तेरे की, क्या यह इंसान भी है? एक आदमी ने टीम को ढेर कर दिया और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। उस लड़के ने धीरे से गाली दी। वॉट? महिलाएं आश्चर्य से भरी हुई थीं। सोफे पर लेटे 3 लोगों से नजर हटाकर वीर को देख रही थीं। उनके दिल कांप रहे थे। 5 दिन शराब पी गया, क्या उसकी क्षमता सच में इतनी अच्छी है? जतिन मेहता गिन रहा था कि वीर ने कितनी पी। उसे यह एहसास होने लगा था कि वीर को नशे में धुत करना अवास्तविक था। उसे दूसरी योजना की जरूरत थी। बाकी लड़के सब डर गए थे और जतिन मेहता भी नहीं चाहता था कि वे आगे आएं। उसे बाद के लिए कुछ पीने वाले छोड़ने थे और 3 का गिरना पहले ही काफी शर्मनाक था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपको टोस्ट करती हूँ। बादाम जैसी आंखों वाली एक महिला ने रेड वाइन का गिलास उठाया और वीर के साथ गिलास टकराना चाहा। जतिन मेहता और बाकी लोग मन ही मन हंसे, सोच रहे थे, रेड और वाइट मिलाकर सवाल ही नहीं उठता कि वह नशे में न हो। तुम सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये काफी शर्मनाक नहीं है? क्या तुम लोग अभी भी लोगों को नशे में धुत करने की कोशिश कर रहे हो? रिया वर्मा गुस्से में थी। वह खड़ी हुई और उन्हें डांटने लगी। लोगों के चेहरे शर्म से गर्म हो गए और उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। रिया वर्मा सही थी, वे किसी को नशे में धुत करने की कोशिश कर रहे थे। वीर ने मुस्कुराकर इसे खारिज कर दिया, अपनी बहन को शांत करके उसकी सीट पर वापस बिठाया। वह पहले ही उनके बुरे इरादों को समझ चुका था और देखना चाहता था कि ये लोग क्या करने की हिम्मत करेंगे। चूंकि तुम सब रिया के क्लासमेट्स हो, मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक करूंगा, वीर ने धीरे से कहा। फिर वहां मौजूद हर महिला के साथ टोस्ट किया। हीना यदुवंशी को छोड़कर 5 महिलाएं बची थीं और वीर ने 5 गिलास खत्म किए, रेड और वाइट मिलाकर, और वो अभी भी नहीं गिरा। जतिन मेहता और दूसरों ने अविश्वास में अपनी जीभ चटकाए। महिलाओं में अब और टोस्ट करने और वीर के साथ पीने का साहस नहीं था। जिस किसी में थोड़ी भी शर्म होती, वो इतनी बेशर्मी वाली हरकत नहीं करता। खाना आ गया है, चलो खाते हैं और बातें करते हैं। शराब को अभी के लिए किनारे रख दो। हीना यदुवंशी ने अजीब माहौल को देखकर जल्दी से चीजों को संभालने की कोशिश की। जैसे ही वेटर ने व्यंजन लाए, उसने उत्साह से सबको आमंत्रित किया। हाँ हाँ, खाओ। सब गर्मजोशी से मुस्कुराए। खाने के बाद चलो कराओके गाने चलते हैं। अगर तुम अभी भी पी सकते हो तो हम तुम्हारे साथ जी भरकर पिएंगे, जतिन मेहता ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा। वीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया, जिससे जतिन मेहता का चेहरा शर्म से जल गया। कुछ खाना खाओ। रिया वर्मा ने वीर की प्लेट में कुछ खाना रखा। वीर ने एक प्रतीकात्मक निवाला लिया। जतिन मेहता थोड़ी देर के लिए बाहर गया। उसके 2 मकसद थे। एक, किसी को वीर से निपटने के लिए तैयार करना। ये देखकर कि वीर को नशे में धुत करना असंभव था, उसकी नज़रों में वीर सिर्फ एक शोफर था, चिंता करने लायक कुछ भी नहीं। एक मामूली ड्राइवर ने अपनी पीने की क्षमता से उन्हें शर्मिंदा किया था और इस रंजिश का बदला लेना ही था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह नहीं चाहता था कि वीर हस्तक्षेप करे। इसलिए समाधान ये था कि वीर को पीटकर हॉस्पिटल भेज दिया जाए ताकि वह रास्ते से हट जाए। दूसरा मकसद हीना यदुवंशी को एक टेक्स्ट भेजना था, उसे रिया वर्मा के ड्रिंक में दवा मिलाने का निर्देश देना ताकि उसे बेखबर पकड़ा जा सके। यह महफिल शुरू से ही रिया वर्मा के लिए थी। जतिन मेहता बाद में उसका फायदा उठाना चाहता था, इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उसे अपनी मदद करने के लिए मजबूर करना चाहता था। सिंघानिया ग्रुप के फाइनेंस डिपार्टमेंट की असिस्टेंट के रूप में रिया वर्मा एक बहुत सक्षम व्यक्ति थी। चूंकि खुले तौर पर उसका सामना करना असंभव था, जतिन मेहता ने उस घटिया चाल का सहारा लिया जो उसने तैयार की थी। जब जतिन मेहता प्राइवेट रूम में वापस आया तो हिना यदुवंशी ने पहले ही चुपके से टेक्स्ट देख लिया था। शराब के एक गिलास में छेड़छाड़ करने के बाद वह 2 गिलास रिया वर्मा के पास ले आई और बोली, रिया, चलो एक साथ पीते हैं। हमें मिले हुए कितना समय हो गया है, मैं तुम्हें टोस्ट करती हूँ। उसने छेड़छाड़ वाला गिलास रिया वर्मा को दिया।
रिया वर्मा ने बिना किसी शक के उसे स्वीकार कर लिया। हीना यदुवंशी के साथ गिलास टकराया और पीने ही वाली थी। खूबसूरत रिया, एक बार मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ आ गया तो तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी? जतिन मेहता ने खुशी से सोचा, रिया वर्मा के हाथ में गिलास को एक सिनिस्टर इरादे से देखते हुए। गिलास झुका। जैसे ही वो रिया वर्मा के होठों से मिलने वाला था, वीर ने वो गिलास छीन लिया। क्या हुआ? रिया वर्मा ने वीर को देखा, पूरी तरह से भ्रमित। चिंता मत करो, मैं ज्यादा नहीं पीऊंगी, बस थोड़ा सा। उसने सोचा कि उसका भाई उसे पीने से रोक रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शराब में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर वीर, भले ही आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप उसे एक गिलास पीने से तो नहीं रोकेंगे, है ना? हीना यदुवंशी ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। अगर ऐसा है तो ये गिलास रिया की जगह आपको पीना चाहिए, ठीक है? वीर ने हीना यदुवंशी को देखा, उत्सुकता से कहा, कैसा रहेगा अगर हम गिलास बदल लें और फिर तुम रिया के साथ पियो? क्या उसे कुछ पता चल गया? नामुमकिन है, मैंने बहुत सावधानी से किया था, कोई गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। हीना यदुवंशी ने आत्मविश्वास से सोचा। उसे विश्वास नहीं था कि वीर ने ड्रिंक में कुछ गड़बड़ महसूस की है, लेकिन वीर की हरकत ने उसे संदेह में डाल दिया। मिस्टर वीर, आपका इससे क्या मतलब है? हीना यदुवंशी ने अनजान बनने का नाटक करते हुए हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। तुमने क्या किया है, तुम जानती हो? क्या मुझे साफ साफ बताने की जरूरत है? वीर की नजरें ठंडी हो गईं। हीना, क्या तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया है? रिया वर्मा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने ठंडक से सवाल किया। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर वीर ज्यादा सोच रहे हैं। तुम मुझे जानती हो, रिया, है ना? हीना यदुवंशी ने ईमानदारी का नाटक करते हुए हंसकर कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं वह गिलास पी लूंगी जो मिस्टर वीर पकड़े हुए हैं। क्या ये ठीक रहेगा? उसने ये कहा और वीर के हाथ से गिलास बदल लिया। अचानक हीना लड़खड़ाई, गिलास उसके हाथ से फिसल गया और ड्रिंक पूरे फर्श पर फैल गया। एपिसोड 254। बेचारे लोगों की बातें भी दयनीय होती हैं। यह क्या हो रहा है? वहां मौजूद सभी ने हीना यदुवंशी को सवालिया नजरों से देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन कोई भी बता सकता था कि शराब में कुछ गड़बड़ थी। ओह सॉरी, शराब गिर गई। हीना यदुवंशी ने शांति से अपनी जानबूझकर की गई हरकत के लिए एक लंगड़ा बहाना ढूंढ लिया। ये बहाना शायद केवल खुद को ही दिलासा दे सकता था। ये चालाक लग रहा था, लेकिन इसमें कई खामियां थीं। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। हीना, तुम सच में कुछ भी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे प्रति इतने बुरे इरादे रखोगी। रिया वर्मा ने गुस्से से घूरा। उसे नहीं पता था कि हीना यदुवंशी ने क्या किया है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। रिया, मेरी बात सुनो, मेरा सच में शराब गिराने का इरादा नहीं था। क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? तुम जानती हो मैं कौन हूँ, अगर कोई और नहीं जानता तो। हीना यदुवंशी ने दयनीय भाव से विनती की। धड़ाम, एक थप्पड़ की आवाज गूंजी जब एक हाथ गाल पर पड़ा। हीना यदुवंशी लड़खड़ा गई, थप्पड़ से लगभग गिर ही गई थी। वीर ने हरकत की थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हीना यदुवंशी के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। तुमने मुझे मारा। हीना यदुवंशी ने अपने सूजे और दर्द करते गाल को पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वीर को एक पीड़ित नजर से देखा, फिर उम्मीद से रिया वर्मा की ओर मुड़ी। रिया, इसने मुझे मारा। अच्छा मारा, रिया वर्मा ने थूका। वहां मौजूद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वीर किसी को मारेगा, खासकर इतनी जोर से, और उनके चेहरे गंभीर हो गए। जतिन मेहता गहरी नाराजगी महसूस करते हुए वीर को बढ़ती दुश्मनी से देखने लगा। उसकी योजना बर्बाद हो गई थी और हीना को मार पड़ी थी, इसलिए वीर उसके गुस्से का निशाना बन गया था। तुम सब रिया के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शिष्टाचार से पेश आ रहा हूँ। अगर तुम हद से भी गुजर जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीर ने समूह को भेदती हुई आंखों से देखा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया के खिलाफ साजिश रचने और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की? तुम में सच में भालू और तेंदुए जैसी हिम्मत होनी चाहिए। मैं तुम्हारी हरकतों पर न जाकर भी तुम्हें इज्जत दे रहा था, लेकिन तुम उसकी भी कद्र नहीं करते। फिर वीर ने अपनी नजरें हीना यदुवंशी पर घुमाई। तुम्हें थप्पड़ मारना तो कुछ भी नहीं था। अगर तुम रिया की दोस्त नहीं होती तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया होता। तुम घिनौनी सोच से प्रेरित नीच इंसान, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा होना चाहिए। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? वीर सचमुच गुस्से में था। वह जानता था कि उस गिलास शराब में क्या था। रिया के खिलाफ साजिश रचना आत्महत्या से कम नहीं था। भीड़ ने वीर के शब्द सुने। हर किसी को डर का एक सिहरन महसूस हुआ, खासकर वीर की मेनेसिंग नजरों की वजह से। हीना, हम पूरे 4 साल कॉलेज में बहनों की तरह रहे। ग्रेजुएशन के सिर्फ 2 साल हुए हैं और तुम ऐसी हो गई हो, हर संभव तरीके से मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? रिया वर्मा ने पूरी तरह से निराश होकर डांटा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मैं पहले अंधी थी। ये क्लास रियूनियन किस लिए था? ये सब मेरे लिए ही था। तुम वाकई कुछ भी हो। रिया वर्मा, नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का नाटक मत करो।
तुम्हें मुझे आंकने का क्या अधिकार है? क्या तुम अब किसी घटिया आदमी के साथ नहीं हो? एक क्लासिक का मामला, फिर भी इतनी गुनी बनने की कोशिश कर रही हो? हीना यदुवंशी का गुस्सा उबल पड़ा, नतीजों की परवाह किए बिना जो मन में आया कह दिया। कॉलेज के दिनों में उसे अमीर आदमियों ने रखा था और उसके दोस्तों में केवल रिया वर्मा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और उसे अपनी आत्मसम्मान बनाए रखने और घमंड को उसे बर्बाद न करने देने की सलाह दी थी। लेकिन उसने कभी नहीं सुनी। जब वह बीमार थी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था तो रिया वर्मा उसके लिए वहां थी। हालांकि बाहर से वह रिया वर्मा की आभारी थी, लेकिन मन ही मन वह इसे एक दान के रूप में देखती थी और मानती थी कि रिया वर्मा उससे घृणा करती है और रिया वर्मा के खिलाफ मन में द्वेष पाल रखा था। ग्रेजुएशन के बाद हीना यदुवंशी को करियर में संघर्ष करना पड़ा। एक अमीर उत्तराधिकारिणी की तरह जीने की आदी, वह खुद का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने सहजीवन में जतिन मेहता के साथ हाथ मिला लिया। जतिन मेहता उसका समर्थन करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसके लिए काम करना पड़ता था। स्कूल के दौरान हीना यदुवंशी ने जतिन मेहता को कोई भाव नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपने परिवार की कंपनी विरासत में ली और 1 करोड़पति बन गया तो वह स्वाभाविक रूप से उसे खुश करने का लक्ष्य रखने लगी। जतिन मेहता लंबे समय से क्लास की ब्यूटी पर मोहित था और उनकी मुलाकात ने स्वाभाविक रूप से उन्हें घृणित प्रेमियों की एक जोड़ी बना दिया। जतिन मेहता अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए उत्सुक था और उसे रिया वर्मा के योगदान की जरूरत थी, इसीलिए इस रियूनियन को आयोजित करने के लिए उसने इतने गहन प्रयास किए थे। वहां मौजूद किसी को भी हीना यदुवंशी और जतिन मेहता के बीच के अईम रिश्ते के बारे में पता नहीं था। रिया वर्मा को संदिग्ध होने और शामिल होने से रोकने के लिए हीना यदुवंशी ने कई क्लासमेट्स को आमंत्रित किया। जतिन मेहता का मूल इरादा खुले तौर पर रिया वर्मा को पाने का था, लेकिन निश्चित रूप से उसने शेडी तरीके भी तैयार कर रखे थे। हीना यदुवंशी पहले से ही रिया वर्मा के खिलाफ द्वेष रखती थी, इसलिए जतिन मेहता की योजना से तुरंत सहमत हो गई। रिया वर्मा को अपमानित होते देखने की कामना करती थी, इसलिए ये कृत्य सब कुछ केवल रिया वर्मा पर लक्षित था। अप्रत्याशित रूप से रिया वर्मा अपने साथ वीर को ले आई, जिससे पूरी योजना में काफी बाधा आए। तुम्हारे जैसे इंसान से मुझे और कुछ नहीं कहना है। आज से मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं मानूंगी कि तुम कभी मेरी दोस्त नहीं थी। रिया वर्मा बेहद निराश होकर हीना यदुवंशी से संबंध तोड़ लिए। किसे परवाह है, हीना यदुवंशी ने ताना मारा, फिर वीर को देखकर श्राप दिया, तुम हरामजादे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, मुझे मारा, तुम्हें मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। मेरे प्रति अपमान ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता को इससे बाहर रखो, यह मेरी हद है। वीर का चेहरा बेहद काला पड़ गया। अगर किसी और ने मेरा अपमान किया होता तो मैं निश्चित रूप से उसे बेरहमी से मार डालता। मेरी हद पार करने का मतलब मौत है। जहां तक तुम जैसी अज्ञानी महिलाओं की बात है, तुम्हें मारना सिर्फ मेरे हाथों को गंदा करेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक सजा देता हूं। अगर तुम जिद करती हो तो मुझे तुम्हें एक चींटी की तरह कुचलने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कहकर वीर ने अपना पैर उठाया और एक लात मारी, जिससे हीना यदुवंशी उड़कर दूर जा गिरी। कड़क कड़क पसलियों के टूटने की आवाजें कुरकुरी तरह से गूंजी। धड़ाम धड़ाम हीना यदुवंशी ने खून थूका, उसकी आंखें आतंक से चौड़ी हो गईं और वह जमीन पर जा गिरी। उसके दर्द भरे चीखने की आवाजें फूट पड़ीं। उसमें अब श्राप देने की कोई ताकत नहीं बची थी। वह जमीन पर लौट रही थी और चीख रही थी। वीर सच में गुस्से में था। अगर यह कोई और होता, चाहे उसकी पहचान या पृष्ठभूमि कुछ भी होती, वह कोई दया नहीं दिखाता, मारना अनिवार्य होता। लेकिन हीना यदुवंशी जैसी दयनीय और पथेटिक महिला के लिए उसने उसे मारकर खुद को नीचा दिखाने से घृणा की। उसके माता पिता का अपमान करना वो एक हद थी जिसे वह किसी को पार नहीं करने देता। रिया वर्मा ने भी घूर कर देखा, काश वह हीना यदुवंशी को कुछ और लाते मार पाती। यह क्या? वीर ने वीर को देखा, फिर वीर के पैर को। हर कोई एक भयानक दृश्य देख रहा था, भयभीत। चलो, रिया वर्मा ने जाने के लिए वीर का हाथ पकड़ा। तभी लाउंज का दरवाजा खुला और लोगों का एक झुंड अंदर घुस आया। उन्हें देखते ही जतिन मेहता की आंखों में तुरंत जानलेवा इरादा भर गया। एपिसोड 255 खचाक एक हाथ। एपिसोड 255 खचाक एक हाथ। तुम लोग जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। जतिन मेहता ने वीर और रिया वर्मा पर एक तिरछी नजर डाली, फिर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने उस ग्रुप का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया जो प्राइवेट रूम में घुस आया था। ये ग्रुप कोई और नहीं था, वे इलाके के जाने माने लाखन भाई के नेतृत्व में आए लोकल गुंडे थे। लाखन भाई, आप आ गए। जतिन मेहता गिड़गिड़ाते हुए झुका। लाखों का मालिक होने के बावजूद उसका भी एक संदिग्ध बैकग्राउंड था। उसने लाखन भाई जैसे लोगों से एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार काम करवाया था। पैसे देकर ऐसी मुसीबतें हल करवाई थी जो सुलझ नहीं सकती थी या किसी को सबक सिखाना होता था। जतिन साहब, बस बताइए किसको पीटना है, लाखन भाई ने घमंड से कहा।
लाखन भाई, आप मुझे बस छोटा जतिन बुलाइए, आपकी मौजूदगी में मैं खुद को साहब कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। जतिन मेहता एक चमचे की तरह मुस्कुराया। लाखन भाई की ताकत पर भरोसा करते हुए उसने घमंड से वीर की ओर इशारा किया और कहा, ये है वो। इस लड़के को अपनी औकात नहीं पता। मैं चाहता हूं कि आप अपने भाइयों से इसकी अच्छी तरह पिटाई करवाएं और फिर इसे कुछ महीनों के लिए बिस्तर पकड़ने के लिए हॉस्पिटल भेज दें। ये तो बच्चों का खेल है, लाखन भाई ने लापरवाही से कहा। अपनी नाक सिकोड़कर उसने कमरे में किसी और की तरफ देखा तक नहीं। लाखन भाई, ये तो वो है, ये तो वो है। लाखन भाई के गुंडों में से एक डर के मारे चिल्लाया और जैसे ही उन्होंने वीर को देखा वे कांपने लगे और इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गए। लानत है, क्या है वो? लाखन भाई ने अधीर होकर अपने गुंडे को डांटा, लेकिन जिस पल उसने वीर का चेहरा देखा उसका दिल जोर से धड़क उठा। फिर चेहरे का भाव बदलते हुए उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान ओढ़ ली। वीर भाई, आप यहाँ कैसे? चलो चलते हैं, वीर ने अपनी बहन की तरफ देखकर सहमति ली। ठीक है, रिया वर्मा ने सिर हिलाया। वीर ने लाखन भाई को नजरअंदाज किया और रिया का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। गुंडों ने पहले ही रास्ता साफ कर दिया था। वीर भाई, प्लीज मेरे सुझाव पर फिर से विचार कीजिए, मुझे आपके लिए काम करने दीजिए और हम मिलकर बड़े काम करेंगे, लाखन भाई ने वीर के पीछे पीछे गिड़गिड़ाते हुए कहा। नॉट इंटरेस्टेड, वीर ने ये 3 शब्द कहे और शान से चला गया। लाखन भाई उस दिशा में देखता रहा जिधर वीर गया था। वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया। ये क्या हो रहा है? लानत है, आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने लाखन भाई को यहाँ वीर से निपटने के लिए बुलाया था, लेकिन लाखन भाई वीर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वीर अंडरवर्ल्ड का कोई बॉस है, कोई ऐसा जो लाखन भाई से भी ज्यादा खतरनाक है, जैसे कोई गॉडफादर लेवल का आदमी? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जतिन मेहता हक्का बक्का रह गया था। वह खाली भावों के साथ सुनना खड़ा था। दूसरी ओर हीना यदुवंशी भी उतनी ही बेचैन थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह जानती थी कि जतिन मेहता द्वारा बुलाया गया लाखन भाई पहले से ही एक खतरनाक किरदार था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसे वह इतना शक्तिशाली मानती थी वह वीर के लिए काम करने को इतना उत्सुक होगा, और वीर ने तो उस पर ध्यान तक नहीं दिया। आखिर इसकी पहचान क्या है? हीना ने पूछा। उसका चेहरा पीला और भावहीन था। बाकी लोग भी मूर्ख नहीं थे। स्थिति को देखते हुए वे तुरंत समझ गए कि जतिन मेहता ने वीर से निपटने के लिए किसी को बुलाया था, लेकिन वे लोग वीर के सामने डरे हुए चमचों की तरह पेश आ रहे थे, जिससे वे सब दंग रह गए। कोई बहुत बड़ी हस्ती है, वह जरूर कोई बड़ी हस्ती है। हम इतने अंधे थे कि देख ही नहीं पाए, उन्होंने कड़वाहट से सोचा। छोटे कमीने, तू मौत को दावत दे रहा है। वीर के जाने के बाद लाखन भाई जतिन मेहता पर दहाड़ा। ये तो साफ साफ उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। उसने वीर भाई से पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? वह इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। अगर वीर भाई गुस्सा हो गए तो उसकी जान चली जाएगी। बेशक उसके पास गुस्सा होने की वजह थी। उसे अपराधी जतिन मेहता से नफरत हो रही थी। दूसरे गुंडे भी जतिन मेहता को जानलेवा नजरों से देख रहे थे। इस कमीने जतिन मेहता ने लगभग उन्हें मरवा ही दिया था। वे गुस्से में थे और यह स्वाभाविक था। लाखन भाई, भाइयों, हम सब एक ही परिवार के हैं, बस हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर वीर एक बड़ी हस्ती हैं। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ एक ड्राइवर है, इसलिए मुझसे गलती हो गई, जतिन मेहता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्लीज लाखन भाई, गुस्सा मत होइए, मैं आपसे माफी मांग लूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं आपकी हर मांग पूरी करूंगा, ठीक है? बेवकूफ, लाखन भाई ने कोसते हुए सोचा कि इससे कैसे निपटा जाए। हाँ, मैं एक बेवकूफ हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। जतिन मेहता रोने लगा। लाखन भाई भी संघर्ष कर रहा था। वीर भाई ने जतिन मेहता से खुद नहीं निपटा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ऐसा करना अपनी शान के खिलाफ समझता था, या कोई और वजह थी? लाखन भाई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिर रिया वर्मा और ये लोग क्लासमेट थे। अगर उसने उन्हें बहुत कठोर सजा दी और बात वीर भाई तक पहुंच गई तो उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन जतिन मेहता ने वीर भाई को उकसाने की हिम्मत की, जिससे लगभग उनकी जान चली जाती। इस रंज का बदला तो लेना ही था। बस मुख्य अपराधी को सजा दो, बाकी को छोड़ दो, लाखन भाई ने खुद से बुदबुदाते हुए एक योजना बना ली थी। इसका एक हाथ काट दो, लाखन भाई ने आदेश दिया। लाखन भाई, क्या ये बहुत हल्की सजा नहीं है? मुझे लगता है कि इसकी जान लेना भी ज्यादा नहीं होगा, एक गुंडे ने गुस्से से कहा। अपना मुंह बंद रख और जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, हद से आगे मत बढ़ो। ये छोटी सी बात मैं वीर भाई के लिए संभाल लूंगा। हमें बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना हम वीर भाई का एहसान तो नहीं कमा पाएंगे, उल्टा उनका गुस्सा भड़का सकते हैं, लाखन भाई ने गंभीरता से कहा। क्या समझदारी है लाखन भाई, गुंडे अपने लीडर का इरादा समझ गए। लाखन भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते,
जतिन मेहता के घुटने कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर गया। दो गुंडों ने जतिन मेहता को काबू में किया और एक चमचमाती छुरी निकालकर हरकत में आने के लिए तैयार हो गए। जतिन मेहता बेबस था और भीख मांगने लगा, लाखन भाई, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे और वह औरत दे दूंगा, बस प्लीज मुझे बख्श दो। अपाहिज होने से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। जानवर, हीना यदुवंशी ने मन ही मन कोसा, वह चाहती थी कि जतिन मेहता को कच्चा चबा जाए। लाखन भाई, हम क्या करें? जो गुंडा हरकत में आने वाला था वह छुरी लेकर रुक गया। पैसा और औरतें, अगर पहले होता तो शायद मैं ललचा जाता और समझौता कर लेता, लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। लाखन भाई ने हीना यदुवंशी की ओर देखा, फिर जतिन मेहता पर हंसा, अगर तुम अपना हाथ बचाना चाहते हो तो तुम गलत तरीके से जा रहे हो। लाखन भाई, रहम कीजिए, अगर आप मुझे सिर्फ एक बार बख्श दें तो मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूँ। जतिन मेहता रोया और भीख मांगने लगा। करो, लाखन भाई ने हाथ हिलाया, जतिन मेहता की बातों को नजरअंदाज करते हुए। खचाक, एक हाथ उड़कर दूर जा गिरा और खून की धार बह निकली। जतिन मेहता की दिल दहला देने वाली चीख चारों ओर फैल गई। एपिसोड 256। तुम क्या बकवास कर रही हो? लाखन और उसके आदमी चले गए, लेकिन जतिन मेहता की दर्द भरी चीखें अभी भी प्राइवेट रूम में गूंज रही थीं। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कुछ पल की घबराहट के बाद कुछ लोग होश में आए और इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया। दो लोगों ने जतिन मेहता को उठाया और ले गए। बाकी लोग इस चिंता में थे कि खाने का बिल कौन भरेगा। इस खाने का खर्च सस्ता नहीं था, कम से कम 80 से 90 हजार, खासकर वो महंगी शराब। वहां मौजूद ज्यादातर लोग अकेले इतनी रकम नहीं दे सकते थे। ये तय हुआ था कि जतिन मेहता बिल भरेगा, लेकिन अब उसकी हालत देखो, वह कैसे भुगतान कर सकता है? मैंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया है, कुल खर्च 80,000 से ज्यादा है। अगर हम इसे बराबर बांटें तो हर किसी को लगभग 9,000 देने होंगे। डैम, ये सच में बेकार हुआ। एक खाना इस तरह खत्म हुआ, ये तो सरासर बकवास है। उस कमीने जतिन मेहता को दोष दो, उसने हमें फंसा दिया। मेरी महीने की सैलरी बस 5,000 से कुछ ज्यादा है, अब 2 महीने की सैलरी चली गई, अब तो हवा खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये सब जतिन मेहता की गलती है, वो सच में बहुत बुरा है। गलती हमारी भी है, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, जानते थे कि जतिन मेहता अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी हम आए। ग्रुप में चर्चा शुरू हो गई, सब गुस्से से भरे थे। जतिन मेहता के प्रति उनकी नाराजगी चरम पर पहुंच गई थी। उनकी हालत अच्छी नहीं थी, ये खर्च उन्हें काफी समय तक अपनी कमर कसने पर मजबूर करने के लिए काफी था। हीना यदुवंशी चिल्लाई, मेरे अकाउंट में अभी भी थोड़ी सेविंग्स है, मैं इस खाने का बिल भर दूंगी। वह पूरी तरह से अपमानित थी। कमीने जतिन मेहता ने खुद को बचाने के लिए वे बातें कही थीं, मूल रूप से उसे पेश कर दिया था। वह उससे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। इस सब के बाद जतिन मेहता का खेल खत्म हो गया था। वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहती थी। क्लासमेट के बीच उसकी छवि गिर गई थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह केवल उदारता से बिल का भुगतान कर सकती थी, ताकि हर कोई इस पल को याद रखे। यही एकमात्र चीज थी जो वो कर सकती थी। इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें गंभीर चोट लगी है, जाकर डॉक्टर को दिखाओ। उसमें भी पैसे लगेंगे और तुम्हें उसकी जरूरत है, एक महिला ने विनम्रता से कहा। वह हीना के भुगतान करने के प्रस्ताव को सच में पसंद कर रही थी। हीना को वीर ने लात मारी थी, जिससे उसकी एक पसली टूट गई थी, फिर भी वह टिकी हुई थी। चूंकि हीना भुगतान करने पर जोर दे रही थी, इसलिए बाकी लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आखिरकार इतनी रकम निकालना उनके लिए मुश्किल था, और वे सच में खुश थे कि वह भुगतान कर रही है। 2 महिलाओं के सहारे हीना यदुवंशी और अन्य लोग चेकआउट काउंटर पर पहुंचे। बॉक्स 666 चेकआउट करना है। हीना ने बड़ी मुश्किल से एक कार्ड निकाला और कैशियर को दे दिया। एक जेंटलमैन पहले ही बिल चुका चुके हैं। कैशियर पेशेवर ढंग से मुस्कुराई। कौन जेंटलमैन? हीना और बाकी लोग चौंक गए और एक साथ पूछा। जब उन्हें पता चला कि जाने के बाद वीर और रिया वर्मा ने बिल चुका दिया था, तो उनमें से हर कोई शर्मिंदा महसूस कर रहा था। कितनी दरियादिली है, हमने उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसने हमारे साथ विनम्रता से व्यवहार किया और बिल भी चुका दिया। हम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, सोचकर ही शर्म आती है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम कैसे खुद को रिया वर्मा का क्लासमेट कह सकते हैं? लानत है उस जतिन मेहता पर, उस कमीने ने हमें इस सब में घसीट लिया। वो मिस्टर वीर काफी कमाल के हैं, कितने मिलनसार हैं। उन्होंने ये जरूर रिया वर्मा की खातिर किया होगा, वरना हम उनके लिए क्या थे? मिस्टर वीर से निपटने की सोचना, ये साफ है कि हम कितने नासमझ थे। ग्रुप के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन सभी को लगा कि उन्होंने रिया वर्मा और वीर को निराश किया है। मैं गलत थी,
इस पल हीना यदुवंशी को याद आया कि रिया वर्मा उसके लिए कितनी अच्छी थी। उन यूनिवर्सिटी के दिनों के बारे में सोचते हुए, जब वह बीमार थी और रिया ने उसकी देखभाल की थी, उसे एहसास हुआ कि वह धोखेबाज और स्वार्थी हो गई थी। ऐसी मानसिकता के साथ उसने रिया वर्मा से बहुत सी दुखद बातें कही थीं। जब उसने उसे खो दिया, तब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। लोगों के इस विशाल समंदर में उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। रिया वर्मा ने उससे नाता तोड़ लिया और अचानक उसे पता चला कि रिया वर्मा के अलावा उसके पास अपना दुख बांटने के लिए कोई और नहीं था। भीड़ में बिल्कुल अकेली। मैं एक बेवकूफ़ थी, उसकी दोस्त कहलाने के लायक नहीं। हीना यदुवंशी को अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसू गिरने लगे। अब सब कुछ खत्म हो गया है। क्या इसे अभी भी बचाया जा सकता है? नहीं, इसे नहीं बचाया जा सकता। भले ही रिया वर्मा उसे माफ़ कर दे, वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। वीर और रिया वर्मा बस गाड़ी चलाकर चले गए। उन्होंने बाकी मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हीना यदुवंशी ऐसी इंसान बन जाएगी। यूनिवर्सिटी में 4 साल की रूममेट और बहन, और उसने मेरे खिलाफ ऐसी मंशा रखी। रिया वर्मा ने खुद से बुदबुदाया। वह परेशान महसूस कर रही थी। ज्यादा मत सोचो, लोग बदल जाते हैं और अपने लिए कुछ भी करेंगे। हीना यदुवंशी जैसे किसी के साथ तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, वरना उसकी नज़रों में तुम्हारी दयालुता बस उस पर तरस खाना है। उसे नीचा दिखाने वाले इशारे, घमंड और जलन से प्रभावित होकर वह तुमसे मन ही मन नफरत करेगी। खासकर अब तुम्हें देखकर, प्रशंसनीय और प्रतिष्ठित, वह ये कैसे सहन कर सकती थी? उसकी नज़र में तुम्हारा उससे नीचे रहना बेहतर है, वरना तुम्हारे प्रति उसकी नाराजगी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मौका न मिल जाए, भले ही वह बहन होने का दिखावा करती रहे। वीर ने उसे सांत्वना दी। उसके बारे में बात न करें, भावनाएं बर्बाद करने लायक नहीं है। रिया वर्मा ने अपना मूड ठीक किया, फिर कृतज्ञता से कहा, थैंक्स भाई, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। भले ही वे लोग बदमाश थे, तुमने उनसे कोई बैर नहीं रखा। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत कहो। अगर तुम कभी ऐसी स्थिति में हो तो मुझे बेझिझक फ़ोन करना। सावधान रहना कि कोई तुम्हारा फ़ायदा न उठाए। वीर ने हंसते हुए अपनी बहन के बालों को सहलाते हुए कहा, ध्यान रखना, ठीक है? रिया वर्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया, मन ही मन कसम खाई कि वह फिर कभी ऐसी बकवास क्लास रियूनियंस में शामिल नहीं होगी और दूसरी पार्टियों में भी वह अतिरिक्त सतर्क रहेगी। जब वीर ने रिया वर्मा को उसके दरवाजे पर छोड़ा तो रात के 10 बज चुके थे। शहर की रोशनी अभी शुरू ही हुई थी और रात की जिंदगी जोर पकड़ रही थी। उस दौरान दोनों ने सड़क किनारे एक ठेले पर कुछ खाया। भाई, थोड़ी देर के लिए अंदर आना चाहोगे? रिया वर्मा ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, अंकल और आंटी शायद आराम कर रहे होंगे, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए, वीर ने जवाब दिया। गुड बाय भाई, धीरे चलाना और सुरक्षित रहना। रिया वर्मा ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। चलता हूँ। वीर गाड़ी चलाकर दूर निकल गया। रिया वर्मा अपने भाई को तब तक देखती रही जब तक वह खिड़की से बाहर लहराते हाथ को साफ साफ नहीं देख पाई, फिर खुशी खुशी अपने घर में चली गई। एपिसोड 257। अन्याय के खिलाफ सड़क पर एक दहाड़। जब वीर एक चौराहे से गुजर रहा था तो एक महिला लड़खड़ाते हुए आगे आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर कार से टकराना चाहती है, इसलिए उसके पास गाड़ी धीमी करके रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो महिला बहुत खूबसूरत थी, उसकी त्वचा बर्फ से भी ज्यादा गोरी थी, लेकिन इस पल उसका चेहरा घबराहट और बेहद डर से भरा हुआ था। वीर ने ध्यान दिया कि इस महिला ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, उसके कदम अस्थिर थे और उसका चेहरा लाल था। उसने ये भी देखा कि कई गुंडे उस महिला के चारों ओर जमा हो रहे थे, उनके चेहरे हवस से भरे हुए थे। हेल्प हेल्प, महिला ने बेतहाशा कार की खिड़की पर हाथ मारा, कार से टिक गई और मदद के लिए पुकारने लगी। वीर ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। महिला ने बड़ी चतुराई से एक जगह ढूंढी और लगभग वीर के शरीर से टकराते हुए कार में घुस गई। जैसे ही वह ड्राइवर की सीट में सिकुड़ी, उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश हो गई। नींद की गोलियां, वीर तुरंत समझ गया। किसी ने महिला को नींद की गोलियां दी थीं और सीट तक संघर्ष करके पहुंचना ही उसकी सबसे बड़ी कोशिश थी। वह बस देखकर मदद न करे, ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई और उन नीच गुंडों के प्रति दुर्भावना जगी। इतनी छोटी उम्र में और पहले से ही मुसीबत में पड़ रही है। आधी रात को बाहर जाकर घूमना फिरना, अब वो मुसीबत में है। वीर ने महिला पर एक नज़र डाली, अपना सिर हिलाया और कहा, इतनी गहरी नींद सो रही है, बुरे लोगों से मिलने का डर नहीं। किस्मत से वो मुझसे मिली, वरना वह खतरे में होती। वीर उस महिला के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणियां नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने एक अन्याय का सामना किया था, तो उसे लगा कि अगर वह मदद कर सकता है तो यह उसका कर्तव्य है। उसने महिला को कुछ और बार देखा और पाया कि यद्यपि वो बहुत बड़ी नहीं थी, वह बहुत परिपक्व थी और उसने मोहक कपड़े पहने थे। छोटी सुंदरी, कहाँ भाग रही हो?
हमारी पकड़ से भागने की कोशिश, ये कैसे मुमकिन है? चुपचाप हमारे साथ वापस चलो, हमारी अच्छी तरह से सेवा करो और तुम्हें इनाम मिलेगा। हमारी नज़र में आना तुम्हारी अच्छी किस्मत है। गुंडे बेपरवाही से हंसते हुए चारों ओर जमा हो गए। वे वीर को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जब एक गुंडे ने महिला को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पाया कि वीर बेवकूफ़ी से काका दरवाजा रोके हुए है और रास्ता नहीं दे रहा है। लड़के, क्या तुझे मरने का शौक है? देखा नहीं हम काम कर रहे हैं। दफा हो जा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। एक गुंडे ने घमंड से धमकी दी। वह दबंगई का आदी था। आमतौर पर जब लोग इस तरह की स्थिति का सामना करते थे तो वे इससे दूर भागते थे। वे आज थोड़े हैरान थे कि कोई ऐसा मिला जो उनके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत कर रहा था। दफा हो जाओ, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, वीर ने ठंडक से कहा। हा, ये हीरो बनकर सुंदरी को बचाने का नाटक करना चाहता है। हा, कितना हंसी की बात है, हमें सच में ऐसा बेवकूफ़ मिला। लड़के, क्या तुझे नहीं पता ये किसका इलाका है? हम प्रचंड बाघ गिरोह के हैं और तू हमसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। तुझे जरूर मरने का शौक है। अगर तू नहीं चाहता कि तेरा पूरा परिवार मरे तो घुटने टेक, अपना सिर झुका और अपनी गलतियां मान, हमें दादा बुला और यह कहा हमें भेंट के रूप में दे दे, वरना हम तुझे अभी मार डालेंगे। गुंडे एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर हर कोई घमंड से बोलने लगा। वीर को मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहा था। मौत को ढूंढ रहे हो? वीर गुस्से में था। उसने एक लात मारी। का के दरवाजे के पास जो गुंडा महिला को पकड़ने का इरादा रखता था वह हवा में उड़ गया और फिर चीखों के बीच पीछे एक बिजली के खंभे से टकराया और फिर जमीन पर गिरकर कराहने लगा। कमीने, प्रचंड बाघ गिरोह से पंगा लेने की हिम्मत की, मर। इसे पकड़ो, मार डालो। बाकी गुंडों ने चाकू निकाल लिए। उनकी आंखों में क्रूरता भरी हुई थी और उन्होंने वीर पर हमला कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कई जोरदार धमाकों के बाद सभी गुंडे जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह रो रहे थे। डैम, ये लड़का खतरनाक है। लगता है ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है। पीछे हटो, चलो यहाँ से निकलते हैं। गुंडे डर गए और हड़बड़ी में भाग गए, लड़खड़ाते हुए भाग निकले। लड़के, अगर हिम्मत है तो यही मेरा इंतजार कर, मैं 180 लोगों को लेकर आऊंगा और तुझे कुछ ही देर में टुकड़ों में कटवा दूंगा। एक गुंडे ने अपनी दर्दनाक पसलियों को पकड़कर एक धमकी दी। जब वीर ने पीछा करने का इशारा किया तो गुंडे तुरंत डरे हुए खरगोशों की तरह भाग गए। गुंडों को भगाने के बाद वीर फिर से परेशान हो गया। महिला को तो बचा लिया, लेकिन अब मैं उसका क्या इंतजाम करूं? होटल का कमरा लेना जाहिर तौर पर संभव नहीं था क्योंकि उसे विला लौटना था। महिला को अकेले एक होटल के कमरे में छोड़ना जो उसने बुक किया था उसे ठीक नहीं लग रहा था। महिला को विला वापस ले जाना तो और भी असंभव था। वह एक अजनबी को वापस क्यों ले जाए, और आन्या और उसकी बहन उसे कैसे देखेंगी? ये कहना कि उसने सड़क पर एक महिला को उठाया, भले ही बहनें उस पर विश्वास कर लें, वह उसे बस विला वापस नहीं ला सकता था। अब मैं क्या करूं? वीर ने सोचा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसे अचानक एक समाधान मिल गया। छाया को फोन करने के बाद वीर ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। अपनी महिला शिष्या को महिला को ले जाने देना ही ठीक था। ऐसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ ही देर में छाया अपनी कार में आ गई। मास्टर, आपने इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? छाया को फोन मिलने के बाद वह जितनी जल्दी हो सके अपने मास्टर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची। इस महिला को वापस ले जाओ, उसके लिए रात भर आराम करने की जगह ढूंढो और फिर उसे भेज देना, वीर ने महिला को देखते हुए कहा। ये कौन है? छाया ने भ्रमित होकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं सड़क पर था जब वह भागती हुई आई। कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे तो मैंने मदद कर दी, वीर ने जवाब दिया। मास्टर, आप बस एक अन्याय को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। कुछ ही चालों में एक महिला को गुंडों के चंगुल से बचाना सराहनीय है, सराहनीय है। छाया ने कुछ प्रतीकात्मक इशारों के साथ उसे छेड़ा, अपने पैरों को लात मारते हुए और अपनी मुट्ठियों को फैलाते हुए, जैसे कि वह अपने मास्टर के बचाव के दृश्य को फिर से प्रस्तुत कर रही हो। बकवास बंद करो, बस इसे ले जाओ, मुझे वापस जाना है, वीर ने आग्रह किया। मास्टर, क्या आप चिंतित हैं कि यह लड़की जागने के बाद अपने शरीर से आपकी दया का बदला चुकाना चाहेगी? वरना आप मुझे इसे ले जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? छाया ने हंसते हुए मजाक किया। मास्टर, मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। आजकल की लड़कियां चालाक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो? वीर ने शरारत से कहा। बिल्कुल नहीं, छाया ने हंसते हुए कहा। फिर उसे कुछ याद आया और उसने हैरान होकर पूछा, मास्टर, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? सीईओ के साथ नहीं? मैं अपनी बहन के साथ एक पार्टी में गया था। वीर का चेहरा नाराज हो गया और उसने डांटा, इतने सवाल क्यों? इस महिला को ले जाओ और जल्दी करो। क्या मुझे अपना काम तुम्हें समझाना पड़ेगा? ओह मास्टर, नाराज मत होइए, मैं अभी जाती हूँ। छाया खुशी से हंसी, महिला को उठाया और उसे अपनी कार में डाल दिया, फिर चली गई। जब वीर विला लौटा तो सान्या सिंघानिया अकेली टीवी देख रही थी।
वीर, तुम वापस आ गए। सान्या खुशी से वीर की ओर दौड़ी। वीर ने सिर हिलाया और पूछा, आन्या कहाँ है? दीदी ऊपर काम कर रही हैं। सान्या शरारत से मुस्कुराई, उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं जैसे वह अपनी चालाक योजना पर विचार कर रही हो। असल में आन्या नहा रही थी और सान्या वीर को बाथरूम में धोखा देकर भेजने की कोशिश कर रही थी। फिर कुछ मजेदार खेल होगा। एपिसोड 258, बाथरूम में फिसल गई आन्या। आने वाला सीन इतना खूबसूरत था कि सान्या सिंघानिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। वो लगभग जोर से हंसने ही वाली थी। वीर, तुम्हें यहाँ एक मौका मिल रहा है। दीदी का नंगा शरीर, तुम्हें अपनी आंखों को दावत देने का मौका मिलेगा, सान्या ने शरारत से सोचा। वीर नहीं जानता था कि सान्या क्या सोच रही है। अगर उसे पता होता तो वह शायद ऐसा दिखावा करता जैसे वह नहीं जानता। अरे वीर, तुमने दिन भर से नहाया नहीं है, जाओ नहा लो, फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है, सान्या ने कहा। यह वह चालाक योजना थी जो उसने सोची थी, वीर को बाथरूम में धोखा देने का सबसे अच्छा तरीका, खासकर जब वीर ने थोड़ी शराब पी थी और उसकी महक आ रही थी, तो सान्या को उसे आग्रह करने का एक सही बहाना मिल गया। तुमसे शराब की बदबू आ रही है, जल्दी से नहा लो। ठीक है। वीर संदेहपूर्वक बाथरूम की ओर चला। सान्या अभी भी उसे पीछे से धकेल रही थी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, वीर को अंदर धकेला और फिर दरवाजा बंद कर दिया। हे, मजा आएगा, पता नहीं आगे क्या होगा, सान्या हंसी, अंतहीन कल्पना कर रही थी। बाथरूम के अंदर वीर भौंचक्का रह गया। कांच के पीछे धुंधले और आकर्षक शरीर को घूर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये लड़की हमेशा मुझे धोखा देती है, लेकिन मुझे धोखा खाना पसंद है। वीर अजीब तरह से हंसा। उसे लगा कि आन्या को इस तरह देखना थोड़ा अनुचित है, लेकिन वह अपनी नज़रें हटाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने कुछ और बार देखा। सान्या, तुम क्या कर रही हो? आन्या सिंघानिया, इस बात से अनजान कि वीर उसे देख रहा है, ने भ्रमित होकर पूछा, ये सोचकर कि उसकी बहन कुछ कर रही है। वो मैं हूँ, वीर ने खांसा, फिर अनिच्छा से मुंह फेर लिया। आवाज सुनकर आन्या बोली। स्वाभाविक रूप से वीर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसे घूरना बंद कर दिया और जल्दी से मुंह फेर लिया। जैसे ही आन्या बोली, उसने भी उधर देखा और वीर की परछाई पर ध्यान दिया। आन्या आश्चर्य से चिल्लाई, फिसल गई और उसका पूरा शरीर नीचे गिर गया। आवाज सुनकर वीर जल्दी से मुड़ा। आन्या को जमीन पर देखकर शर्मिंदगी और लज्जा दोनों महसूस कर रहा था। क्या उसे दौड़कर जाना चाहिए? आन्या नग्न थी, लेकिन अगर वह उसे उठाने के लिए नहीं दौड़ता तो उसे गिरते देख उसे बेचैनी हो रही थी। आन्या, तुम ठीक हो? वीर ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम पहले जाओ, आन्या ने शर्माते हुए कहा। वह वीर को इस हालत में नहीं देख सकती थी। ठीक है। वीर सहमत हो गया, फिर अनिच्छा से मुंह फेर लिया। बाथरूम का दरवाजा बाहर से सान्या ने पकड़ रखा था। अगर वीर जोर से खींचता तो वह उसे खोल सकता था और सान्या को निश्चित रूप से थोड़ी चोट लगती। तो उसने बाहर की ओर चिल्लाया, सान्या, बकवास बंद करो। आन्या गिर गई, आकर देखो। सान्या ने हंसी को दबाया, अपना कान दरवाजे पर लगाया, हलचल सुन रही थी। वीर की बातें सुनकर उसने हंसना बंद कर दिया, जल्दी से दरवाजा खोला। क्या हुआ? मेरी दीदी को क्या हुआ? तुम बुरी इंसान हो। मैंने तुम्हें दीदी से इस तरह मिलने का मौका दिया, लेकिन तुमने मेरी दीदी को इतना डरा दिया कि वह गिर गई। मैं बाद में तुमसे निपटूंगी, सान्या ने असंतोष से कहा, वीर को डांटते हुए। मैं डरावना हूँ? वीर ने खुद की ओर इशारा किया, खुद को दोषी महसूस करते हुए। अगर तुम डरावने नहीं होते तो दीदी कैसे फिसलकर गिर गई? तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम चाहते हो कि दीदी जमीन पर पड़ी रहे? सान्या ने अनुचित रूप से सारा दोष वीर पर डाल दिया, आरोपों से भरी हुई। जाओ उसकी मदद करो, मुझे क्यों घूर रही हो? वीर ने निराश होकर कहा। तुम दीदी को और झांकना चाहते हो, तुम ताक झांक करने वाले, बाहर निकलो, सान्या ने उसे भगा दिया। मैं? वीर को गूंगे व्यक्ति से भी ज्यादा निःशब्द महसूस हुआ जिसने कड़वी जड़ी बूटियां खाई हों, जिसे अभी अभी यहाँ फुसला कर लाया गया था। अब सब कुछ उसकी गलती थी, जबकि सान्या पूरी तरह से निर्दोष लग रही थी। क्या मतलब? मैं? सान्या ने घूरा। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, वीर ने चतुराई से कहा, सिर पर काली रेखाओं के साथ बाहर निकलते हुए। एक पल बाद सान्या तौलिए में लिपटी और लंगड़ाती हुई आन्या की मदद करके बाहर लाई। आन्या के टखने में मोच आ गई थी, बहुत दर्द हो रहा था और वह चलने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी, लगभग पूरी तरह से सान्या के सहारे थी। आकर बैठो, वीर ने जल्दी से आन्या को बैठने में मदद की। सान्या ने शिकायत की, वीर, देखो तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी। दीदी के टखने में मोच आ गई, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे कहा था कि दीदी नहा रही है, फिर भी तुमने नहीं सुना और झांकने पर जोर दिया। अब देखो, तुमने गड़बड़ कर दी। उसने सारा दोष वीर पर डाल दिया, अपनी बेगुनाही का ढिंढोरा पीटते हुए। झांकना? क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ?
वीर के माथे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तुम क्यों नहीं होगे? सबूत साफ है, फिर भी तुम बहस करना चाहते हो। मैं बस ऊपर कुछ लेने गई थी और तुम वापस आए और बाथरूम में घुस गए, सान्या ने कहा, अपनी बहन को दर्द में देखकर और अपनी बहन के दोषारोपण से डरकर उसने दोष वीर पर डाल दिया। मुझे बाथरूम में किसने धकेला? वीर ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। दीदी, देखो, वीर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। वह साफ तौर पर इरादे रखता है लेकिन झांकने की हिम्मत नहीं है, और अब वो मुझे इसमें घसीट रहा है। दीदी, तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी, सान्या ने अपनी शिकायतें चिल्लाईं। ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, आन्या ने अपनी बहन को बीच में रोका, उसकी ओर एक तिरछी नज़र डालते हुए। मुझे पता है तुम क्या चालें चल रही हो, निर्दोष होने का नाटक करना बंद करो। मैं ठीक हूँ, तुम्हें खाने नहीं जा रही, तुम जिम्मेदारी से क्यों भाग रही हो? दीदी, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? सान्या ने शिकायत से मुंह बनाया। दर्द हो रहा है, आन्या ने गहरी सांस लेते हुए दांत भींचे। मैं मेडिकल किट ढूंढती हूँ, उसमें चोटों के लिए दवा है, सान्या ने उत्सुकता से कहा। कैसी दवा? दिव्य वैद्य यही हैं, आन्या सिंघानिया ने मजाकिया अंदाज में कहा। सान्या सिंघानिया ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, खुद को डांटा। मैं घबरा गई और भूल गई। वीर, देखो, दीदी को दर्द हो रहा है, जल्दी करो और उसका दर्द कम करो। सान्या को एक बच्चे की तरह महसूस हुआ जिसने गलती की हो। अपनी बहन को दर्द में देखकर उसे और भी ज्यादा दोषी महसूस हो रहा था। वीर झुका, आन्या के पैर को अपने हाथ में रखा, सूजे हुए टखने पर एक नज़र डाली और धीरे से कहा, मैं इसे थोड़ा मलता हूँ और यह ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, आन्या ने सिर हिलाया। सान्या पास में खड़ी थी, खुद से बुदबुदा रही थी, अगर मुझे पता होता तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ पलों बाद आन्या को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, उसका पीला चेहरा सामान्य रंग में लौट आया। उसने वीर की ओर देखा, अनजाने में बाथरूम में उसकी तीव्र निगाहों को याद किया और उसका चेहरा लाल हो गया। ठीक है, आज रात आराम करो और यह ठीक हो जाएगा, वीर ने कहा। तुम्हारा टखना वजन नहीं सह सकता, बेहतर है मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊं। वीर ने संक्षेप में सोचा, ऐसा लगा कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सान्या से ये करने के लिए कहना मुश्किल होता, इसलिए वह केवल उसे खुद ही उठा सकता था। एपिसोड 259, तुम हो छाया। दीदी, वीर काफी दबंग था। उसने कहा कि वह आन्या को बिस्तर पर आराम करने के लिए ले जाएगा और तुरंत हरकत में आया, झुककर आन्या को सुरक्षित रूप से उठा लिया। आन्या का चेहरा तुरंत एक सेब की तरह लाल हो गया और उसने शर्माते हुए खुद से फुसफुसाया, ईमानदारी से बिना पूछे किसी को ऐसे ही उठा लेना बहुत परेशान करने वाला है। दिल की गहराइयों में, भले ही वो इस तरह शिकायत कर रही थी, उसके दिल में मिठास और खुशी की भावना बहुत मजबूत थी। आन्या बहुत आज्ञाकारी थी, उसने अपना सिर वीर के आलिंगन में छिपा लिया, उससे निकलने वाली मर्दाना महक का आनंद ले रही थी। सान्या सिंघानिया इस दृश्य को देखती रही, थोड़ी हैरान दिख रही थी और चिल्लाई, कुछ तो गड़बड़ है। वीर बहुत दबंग है, बिना सोचे समझे काम करता है, उन लोगों की तरह नहीं जिनमें इच्छाएं तो होती हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती। जबकि दीदी बहुत शांत व्यवहार कर रही है, क्या उसे थोड़ा संघर्ष नहीं करना चाहिए, थोड़ा संयम दिखाना चाहिए? एक आदमी द्वारा इस तरह उठाए जाने पर क्या ये ठीक है? सान्या सिंघानिया ने अपना सिर झुकाकर सोचा, अपनी बहन और वीर को इतना करीब देखकर असहज महसूस कर रही थी। वह पूरी तरह से भूल गई थी कि उसने उन्हें एक साथ लाने के लिए कितना प्रयास किया था, जो अब उसकी उम्मीदों से परे हो गया था। अच्छे से आराम करो, तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगी। वीर ने आन्या को बिस्तर पर लिटाया, उसे कंबल से ढक दिया और कोमलता से सलाह दी। देर हो रही है, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए, आन्या ने फुसफुसाते हुए धीरे से कहा। वीर कमरे से बाहर निकला, सान्या सिंघानिया दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने स्वाभाविक रूप से वीर के कंधे पर थपथपाया और प्रशंसा की, वीर, बहुत अच्छा काम, अच्छी परफॉर्मेंस। उसने वीर के बारे में अपनी शिकायतें पहले ही खिड़की से बाहर फेंक दी थीं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए, देखो तुमने अपनी बहन को कैसे चोट पहुंचाई। वीर अंदर से काफी खुश था, सान्या का शुक्रगुजार था कि उसने उसे बाथरूम में धोखा दिया, जिससे उसे आन्या को नहाते हुए देखने का मौका मिला। ये सब सान्या की बदौलत था, लेकिन उसने केवल आंतरिक रूप से कृतज्ञता दिखाई, उसका सतही रवैया अभी भी सान्या को डांट रहा था। फायदा उठाकर भी निर्दोष बन रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। सान्या सिंघानिया ने मुंह बनाया, खुद को कमरे में फेंक दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह नहीं होना चाहिए, क्या उसने मेरे विचार पढ़ लिए? असंभव, बिल्कुल असंभव। वीर ने कांपते हुए दरवाजे को देखा, शर्मिंदगी से खुद से सोचा। उसे दृढ़ विश्वास था कि सान्या उसके विचारों को नहीं पढ़ सकती, और अगले ही पल उसने खुद को फटकारा, मैं सिर्फ आन्या के शरीर को देखकर कैसे खुश हो सकता हूँ? ये बहुत गलत है। आन्या के टखने में चोट लगी है, मुझे बुरा महसूस करना चाहिए। ऐसे विचारों के साथ वीर नीचे गया, नहाया और गहरी नींद में सो गया।
आन्या और उसकी बहन बिस्तर पर थीं, लेकिन वे बहुत देर से सोईं। दीदी, वीर जैसा बुद्धू इतना दबंग कैसे हो सकता है? सान्या सिंघानिया के दिमाग में अभी भी वीर के अपनी बहन को ऊपर ले जाने का दृश्य घूम रहा था। वो इससे बहुत हैरान थी। मुझे नहीं पता, आन्या ने हल्के से जवाब दिया। सान्या ने सब कुछ पूछा। कभी कभी आन्या बेरुखी दिखाती, कभी कभी जवाब नहीं दे पाती, और बहनें बहुत देर तक हंगामा करने के बाद सो गईं। रात बिना किसी घटना के गुजर गई। अगली सुबह ग्रे वुल्फ बार में जिस महिला को वीर ने एक गुंडे से बचाया था वह जाग गई। महिला ने आंखें खोलते ही दहशत में चीख मारी, जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। उसकी आवाज बहुत तेज थी। इक्षिता शर्मा नाम की इस महिला ने कंबल को लात मारकर हटाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जांच रही हो कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। खुद को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। काफी देर बाद उसने आखिरकार राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, इक्षिता शर्मा ने चुपके से राहत की सांस ली। कल रात के खतरे को याद करते हुए डर के मारे अपनी छाती पर हाथ फेरा। कल रात आखिर हुआ क्या था? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? इक्षिता शर्मा ने अपना चेहरा उठाया, गंभीरता से याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे केवल याद था कि उसे गुंडों ने धोखा दिया और फिर वह भाग गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये धुंधला था। उसे अस्पष्ट रूप से याद था कि वह एक कार में चढ़ गई थी। ड्राइवर एक आदमी लग रहा था, लेकिन वह कैसा दिखता था वह भूल गई थी। उसे केवल इतना याद था कि वह कार में चढ़ गई, ये सोचकर कि वह सुरक्षित है, लेकिन फिर उसे नहीं पता कि वह कैसे सो गई। डैम, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? इक्षिता शर्मा ने अपने बाल नोचे, निराशा में चिल्लाई, फिर खुद से बुदबुदाई, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। क्या मुझे सोचने की भी जरूरत है? मुझे बस ये जानना है कि मैं किस तरह की जगह पर रहती हूँ। मुझे किसने बचाया होगा? इक्षिता शर्मा की चीख ने पहले ही छाया और रोशनी को जगा दिया था, जो अपने पजामे पहने हुए दरवाजा खोलकर अंदर आईं। इक्षिता शर्मा ने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, तुरंत कंबल को अपने ऊपर खींच लिया, उसे चारों ओर लपेट लिया जैसे कि डर हो कि कोई उसे देख लेगा। कपड़े पहने होने के बावजूद सुबह सुबह वह किसी को इस तरह नहीं देख सकती थी। दो खूबसूरत महिलाओं को देखकर वह तुरंत निराश हो गई। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे किसने बचाया? इक्षिता शर्मा ने एक के बाद एक ये सवाल दागे। सुबह सुबह एक खोई हुई आत्मा की तरह चिल्ला रही हो। छाया का इक्षिता शर्मा के सवालों का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत डांटा, उठ गई हो तो बाहर निकलो, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। प्यार से बोलो, हम सब औरतें हैं, इतनी दुश्मनी क्यों? रोशनी ने दोष दिया, छाया को धक्का दिया और फिर इक्षिता शर्मा के पास आकर सलाह दी, अगली बार नाइट क्लब्स में सावधान रहना, कुछ गलत होने का इंतजार मत करना, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। थैंक यू दीदी। दीदी, आप बहुत सुंदर हैं। इक्षिता शर्मा ने कृतज्ञता से रोशनी की ओर देखा। फिर उसके दिमाग में एक नया सवाल आया। कल रात की बातों को एक तरफ फेंकते हुए सीधे इस बात की परवाह नहीं की कि उसे किसने बचाया, बल्कि उत्सुकता से पूछा, आप छाया दीदी हैं? ये चार शब्द कांपते हुए इक्षिता शर्मा ने अपने गले से चिल्लाए। छाया दीदी काफी प्रसिद्ध हस्ती थी। किसी भी लड़के या लड़की से पूछो, क्या उनके विद्रोही पल नहीं थे? भले ही कोई बड़ा विद्रोही कार्य न हो, हमेशा छोटे विद्रोही व्यवहार तो होते ही हैं, है ना? सबसे अच्छे व्यवहार वाले लोगों के मन में भी एक विद्रोही व्यक्ति होता है। इक्षिता शर्मा जिस मुसीबत में लगभग फंसी थी, वो विद्रोह के कारण ही हुई थी। रोशनी मुस्कुराई, इक्षिता शर्मा की तारीफ पर प्रतिक्रिया देना चाहती थी, फिर भी अगले ही पल उसने देखा कि इक्षिता शर्मा की निगाहें छाया पर टिकी थीं और वह चुपचाप हंस पड़ी। एक और किशोर बच्ची, निश्चित रूप से छाया को फिर से एक आदर्श मान लिया है। रोशनी छाया पर हंसी। सड़क पर छाया दीदी की प्रसिद्धि सर्वविदित थी, लेकिन कई विद्रोही लड़कियां उसे एक बड़ी बहन के रूप में प्रशंसा और मूर्तिमान करती थीं, और रोशनी को इसकी लंबे समय से आदत थी। एपिसोड 260, खुद को बेबी कहने वाली इक्षिता शर्मा। एपिसोड 260, इक्षिता की अतरंगी बातें। ए लड़की, अभी के अभी निकल यहाँ से वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगी, छाया ने ठंडे और सपाट लहजे में कहा। उसकी उम्र इक्षिता शर्मा से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी नज़र में इक्षिता जैसी लड़कियां सिर्फ बच्ची थीं। मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, ये बेबी नहीं जा रही है। इक्षिता बिस्तर पर लेट गई, खुद पर कंबल खींचते हुए उसने बड़ी मासूमियत से रोशनी की तरफ देखा और कहा, दीदी प्लीज छाया दीदी को बोलो ना मुझे बाहर ना निकालें, ओके? उसे समझ आ गया था कि अगर छाया को थोड़ा भी नर्म करना है तो रोशनी के जरिए ही बात बन सकती है। उसने छाया की तस्वीरें देखी थीं और उसके फ्रेंड सर्कल में छाया दीदी का बहुत नाम था। जब उसे छाया दीदी से मिलने का मौका मिला तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। उसे इसे हर हाल में भुनाना था। नहीं, रोशनी ने इक्षिता की जिद पर कोई रहम नहीं दिखाया। वो छाया के साथ खड़ी थी और अब इक्षिता पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। छाया दीदी, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ, प्लीज़? इक्षिता ने दूसरा रास्ता अपनाया।
जब छाया दीदी उसे बाहर निकालना ही चाहती थी तो उसने जिद करने की हिम्मत नहीं की। छाया दीदी के साथ एक फ़ोटो उसके लिए बड़ी बात होगी, अपने सर्कल में रौब जमाने के काम आएगी। नहीं, छाया ने सख्ती से मना कर दिया। छाया दीदी मजाक कर रही हैं, एक फ़ोटो ही तो है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। इक्षिता का हाथ जो अपना फ़ोन निकालने के लिए बढ़ा था हवा में ही जम गया और वो अजीब तरह से हंसी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से बाहर निकलो, मैंने तुम्हें एक रात यहाँ रहने दिया, यही बहुत है, ज़्यादा सिर पर मत चढ़ो। छाया ने ये कहते हुए कंबल पकड़कर खींचा और इक्षिता को लगा कि छाया दीदी उसे पीटने वाली हैं। वो तुरंत चिल्लाई, छाया दीदी मुझे मारना मत, हम सब सिविलाइज्ड लोग हैं और मैं आपसे लड़ नहीं सकती, आप मुझे बिल्कुल मत मारना वरना ये बेबी रो देगी। इतना कहकर इक्षिता झट से बिस्तर से कूदी और रोशनी के पीछे छिप गई। छाया और रोशनी इस लड़की के खुद को बेबी कहने पर हैरान और परेशान थीं। अगर तुम और बकबक करती रही तो मैं तुम्हें सच में बुरी तरह रुलाऊंगी, छाया का सब्र जवाब दे गया। ये कैसी लड़की है? उसके गुरु ने उसे इस लड़की का एक रात के लिए ख्याल रखने को कहा था। उसने उसे गुंडों से बचाकर और एक अच्छी रात की नींद के लिए रूम देकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, जो एक बहुत बड़ा एहसान था। छाया को इक्षिता पर गुस्सा आ रहा था। अगर उसे वो लड़की थोड़ी बेचारी न लगती तो उसने कब का हाथ उठा दिया होता। उससे पंगा लेने की हिम्मत करना सरासर बेवकूफ़ी थी। इक्षिता लोगों का मूड भांपने में तेज थी। छाया दीदी का चेहरा ठंडा पड़ता देख उसे बेचैनी होने लगी। उसने रोशनी की तरफ देखा, उसका चेहरा भी सख्त था और वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छाया दीदी, खूबसूरत दीदी, मैं अभी चली जाती हूँ। इक्षिता ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए मिन्नत की, लेकिन जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि कल रात किसी आदमी ने मुझे बचाया था, वो कौन था? क्या तुम अपना शरीर सौंपकर उसका एहसान चुकाना चाहती हो? छाया ने ताना मारा। नहीं नहीं नहीं, इक्षिता ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और साफ साफ कहा, मैं तो बस थोड़ा आभार जताना चाहती हूँ। मैं खुद को कैसे सौंप सकती हूँ? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी हूँ, मैं एक ब्यूटी हूँ। सड़क पर किसी अनजान आदमी के एक बार बचाने से मैं अपना फ्यूचर कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? मेरे ऐसे कोई विचार नहीं है। और तो और, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिसने मुझे बचाया वो कोई बूढ़ा आदमी था या कचरा उठाने वाला कोई भिखारी। मैं इतनी जल्दबाजी में ऐसा फैसला कैसे कर सकती हूँ? छाया दीदी, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छाया गुस्से से लाल हो गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई गुरु का अपमान करने की? उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना पहले ही मुश्किल हो रहा था। एहसान फरामोश लड़की, रोशनी ने उस बेलगाम इक्षिता को देखते हुए कहा। वो भी नाखुश थी। वो जानती थी कि इक्षिता को अनजाने में उसके गुरु ने बचाया था और उनके दयालु स्वभाव के कारण ही छाया उसे रात में आराम करने के लिए बा में लाई थी। इक्षिता में एहसान चुकाने की कोई ईमानदारी नहीं थी और वो यहाँ शेख ही बघार रही थी। ये तो हद थी। इक्षिता हल्का सा कांप गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो बुरी तरह डर गई थी। उसे बिना सोचे समझे बोलने की आदत थी, जिस वजह से उसने अनजाने में उसे बचाने वाले का ही अपमान कर दिया था। कहने वाले ने तो बिना सोचे कह दिया, पर सुनने वाले ने दिल पर ले लिया। इक्षिता को एहसास हुआ कि उसने छाया दीदी और रोशनी दोनों को नाराज कर दिया है और वो तुरंत शर्मिंदा हो गई। मेरा मतलब मेरे बचाने वाले का अपमान करना नहीं था, मैं तो बस। इक्षिता कुछ सफाई देना चाहती थी, लेकिन छाया दीदी और रोशनी की गुस्से वाली नज़रें देखकर उसने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैं अभी बाहर निकल जाती हूँ, इक्षिता ने दुखी मन से कहा। अब उसमें वहां और रुकने की हिम्मत नहीं थी। उसने जल्दी से बाहर निकलने की दिशा ढूंढी और भाग खड़ी हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये बाहर का रास्ता नहीं है और उसने दूसरी दिशा पकड़ी और आखिरकार बाहर से बाहर निकल गई। क्या बेवकूफ़ लड़की है। अगर गुरु की मेहरबानी न होती तो पता नहीं गुंडों के हाथों उसका क्या हश्र होता। और उसमें एहसान चुकाने की जरा भी ईमानदारी नहीं है, ऊपर से ऐसी बकवास करने की हिम्मत कर रही है। छाया ने गुस्से में बड़बड़ाया। गुस्सा मत करो, वो बस थोड़ी रेबेलियस है। एक्चुअली दिल से वो गुरु की शुक्रगुजार है। वो बस बिना सोचे समझे बोलती है, थोड़ी बेलगाम है। रोशनी ने उसे शांत कराया। इक्षिता बा से बाहर निकली। उसने ग्रे वुल्फ बा की तरफ देखा, जो छाया दीदी के रुतबे और हैसियत का प्रतीक था। उसके अंदर कोई उत्साह नहीं बचा था, वो बस पछतावे से भरी हुई थी। मेरा मुंह इतना बड़बोला क्यों है, थोड़ा बंद नहीं रख सकती क्या मैं? अब मैंने छाया दीदी को नाराज कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। इक्षिता ने खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा को दबाते हुए पछतावे से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस तरह के आदमी ने बचाया। ग्रे वुल्फ बा में होना ये दिखाता है कि उस आदमी का छाया दीदी के साथ कोई गहरा रिश्ता जरूर है। अब सब बर्बाद हो गया। मैंने एहसान चुकाने का मौका भी खो दिया और छाया दीदी को नाराज भी कर दिया।
अब छाया दीदी से दोबारा मिलना नामुमकिन है और मेरे बचाने वाले की पहचान का पता लगाना तो पहुंच से ही बाहर है। इक्षिता वहीं खड़ी रही, कुछ देर तक अफसोस करती रही, फिर उसे होश आया। उसने छाया दीदी के दबंग अंदाज को याद किया। वो सच में उसकी बहुत तारीफ करती थी। भले ही उस समय वो डर गई थी, लेकिन बाद में उसे ये काफी रोमांचक लगा। तभी तो वो छाया दीदी हैं। उसने छाया को दोष नहीं दिया, बल्कि छाया के लिए उसकी प्रशंसा और बढ़ गई। उसी पल इक्षिता का फोन बजा। उसने देखा कि उसकी माँ कॉल कर रही थी और वो तुरंत घबरा गई। अब मैं क्या करूं? मैं पूरी रात बाहर थी, मॉम और डैड को क्या जवाब दूंगी? इक्षिता वहीं चक्कर काटने लगी। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। एक पल के लिए उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगी। कोई सही बहाना न सूझने पर वो लगभग पागल होने वाली थी। हाँ, यही ठीक है, पहले मैं अपना फ़ोन बंद कर देती हूँ। जब मैं अपनी कजिन्स के विला पहुंच जाऊंगी तब उसे ऑन करूंगी, वो लोग मेरे लिए कवर अप कर लेंगे। अचानक इक्षिता की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत उत्साही हो उठी। आधे घंटे बाद इक्षिता आन्या और सान्या के विला के बाहर पहुंची।